Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your free crash course for political science and international relations. आज का ये जो एपिसोड है इसके अंदर अगेन वी विल बी कवरिंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सेक्शन, राइट, which is your paper 1 part B, right? Now as compared to part A, जो ये part B है पेपर 1 का, वो थोड़ा और डायनामिक है एंड प्लस जो करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ एडिटोरियल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ खबरें जो होती हैं उनसे जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कई बार ये जो करंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं इनको हम किस तरह से सब्सटैंशिएट करें, किस तरह से एग्जाम्पल्स दें, कौन कौन से पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं या स्कॉलर्स हैं जिनके हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, राइट, क्या जो है इसकी कंक्लूजन होनी चाहिए। तो इसको रिलेटेड जो है कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इनके स्ट्रक्चर को लेके जो है क्लैरिटी नहीं होती है, तो दैट इज समथिंग अगेन दैट वी विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व। Now, much like what we had done last week, we will be picking up one question, ठीक है, और ये क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे कि बहुत सारे जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं जिनके सराउंडिंग क्वेश्चन आने के चांस हैं आपके मेंस में, राइट, वो सब जो है रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, now one of the very very important parts of IGP is that related to political parties, right? इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जो इनकी फंक्शनिंग है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप स्टार्टिंग पार्टी सिस्टम, राइट, पार्टी सिस्टम क्या होता है, किस तरह से एवोल्यूशन हुई है इंडिया के पार्टी सिस्टम की, इज देयर अ फोर्थ पार्टी सिस्टम दैट वी कैन टॉक अबाउट टुडे, राइट। नाउ दैट इज समथिंग दैट यू शुड कवर। अगर आपने कवर नहीं किया हुआ है, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप विद फोर्थ पार्टी सिस्टम, राइट, इसकी डिस्कशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फोर्थ पार्टी सिस्टम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी सिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो पार्टी सिस्टम को लेके हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, थोड़े अब्रेस्ट भी रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के रिलेटेड भी जो हैं कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं एंड इसी से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन की जो एक्चुअली लाइन है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी वेरी नाइस ORF आर्टिकल बाय A.K. घोष। तो A.K. घोष इज समवन जो कि ORF के अंदर रेगुलरली is writing on issues of parliamentary democracy, functioning of parliament, functioning of political parties in India. तो इनके articles in this regard are very very important. Now let's look at the question. Right, the question states the growing high command culture, keyword, right? Let's mark this. Keyword 1. The growing high command culture presents one of the greatest challenges to inner party democracy and federalism in India. Discuss. Keyword 2. ठीक है, अब हमने दो चीजें देख ली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी एक टेंडेंसी है कॉल्ड दी हाई कमांड कल्चर। And the coming up of this high command culture presents a huge hurdle. It is a huge problem. It is a great challenge to what? To inner party democracy and federalism. ठीक है, अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाना चाहिए, कीवर्ड समझ में आ जानी चाहिए एंड इससे डिराइव कर लेना चाहिए आपको कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एंड देयरफॉर व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ माय आंसर, right? Now let's very quickly look at the framework or the structure that we should be going with. Now here the framework, right, should start obviously with what? With an introductory part, right? As I time and again emphasize, if you're not giving a good introduction, if you're not giving a good conclusion, आपके आंसर में तड़का नहीं है। ठीक है, तो दाल बिना तड़के के क्या आप खा सकते हैं? बहुत ही सूखी रूखी सूखी दाल होगी, खा तो हम जाएंगे बट क्या हमें मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो उसी तरह से क्या एग्जामिनर को मज़ा आएगा? नहीं आएगा। और अगर मज़ा नहीं आ रहा तो जोमेटो पे
वो 5 स्टार नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 स्टार मिलेगा, 3 स्टार मिलेगा मैक्सिमम। तो अगर आपने 5 स्टार रेटिंग लेनी है तो तड़के की भी जरूरत है, ठीक है। तो ये तड़का कहाँ से हम लगा रहे हैं, इंट्रोडक्शन से एंड कंक्लूजन से। ना इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले ही अटैक योर फर्स्ट कीवर्ड, राइट, फर्स्ट कीवर्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ हाई कमांड कल्चर। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ concept, right? It's a concept, it's a new type of term, it's a new type of phrase. So introduction में ही let the examiner know that I am aware of this phrase, I know what this keyword means, and by telling the examiner that you know what this keyword means, the examiner will also get hope कि आपकी बॉडी के अंदर आपने जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड ही आंसर लिखा होगा, राइट? कुछ भी नहीं लिख दिया होगा कि वॉट एवर यू नो अबाउट इन अ पार्टी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग इन इंडिया के बस में वो लिखाया, ठीक है। Examiner will realize that you've understood the context of the question and therefore are writing the answer to answer this specific question only, right? So we'll introduce by talking about what is high command culture. Then very briefly we can also talk about the evolution of high command culture, कि आखिरकार ये निकल के कहाँ से आया? Is this a contemporary phenomena? Is it a recent phenomena in political parties and the political system of India? Or is it something that has been ongoing for a while, right? So that is something again that we can discuss in the introductory part in a couple of lines. Next, we will move on towards the main body, towards what the question has mainly asked you about. कि ये जो हाई कमांड कल्चर है, जिसका कॉन्सेप्ट आपने बता दिया मुझे कि आपको समझ में आ गया है, ये हाई कमांड कल्चर किस तरह से इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करता है। अब यहाँ पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो समझ में आ जाती है बच्चों को। फेडरलिज्म को लेके ना आपने रैंडम चीजें नहीं लिखनी है कि हम एवरी गिवन चैलेंज टू फेडरलिज्म उसको लिखते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस है टू फेडरलिज्म, है ना। गवर्नर हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, वर्किंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, देयर आर अम्टीन चैलेंजेस। बट आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, क्या पूछा है कि हाई कमांड कल्चर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कैसे फेडरलिज्म को हिंडर करता है, इनर पार्टी फेडरलिज्म को किस तरह से हिंडर करता है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है आंसर भी देना है, ठीक है। और वही हम करेंगे कि ये हाई कमांड कल्चर जो है इनर पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म की एक फंक्शनिंग होनी चाहिए, ये किस तरह से उसको लिमिट कर रहा है, व्हाट आर द वेज दैट वी एक्चुअली सी इट हैपनिंग। तो हाई कमांड कल्चर जो है वो किस तरह से इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड किन किन डायमेंशंस के अंदर ये जो लिमिटेशंस है हमें देखने को मिलती है। देन वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द रूट कॉज, है ना। अब हमने क्या किया, हमने बता दिया जितने भी सिम्टम्स है इससे रिलेटेड, कोई भी जो बीमारी होती है ना। अगर हमने बोला कि फॉर एग्जाम्पल किसी को डेंगू हुआ है, ठीक है, डेंगू के सिम्टम्स निकल के आएंगे, ठीक है, कि उनको जो है बहुत हाई फीवर है, उनके जो है से वाइट ब्लड सेल्स जो हैं गिर गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है जो उनकी प्लेटलेट्स है वो गिर गई हैं, सॉरी, ठीक है। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिम्टम्स की तो बात कर ली कि क्या क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है। बट अगर हमने किसी भी चीज़ का हल निकालना है, अगर हमने एक बीमारी का जो है वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट, द एंटीडोट टू इट, वी शुड नो द रूट कॉज ऑल्सो, राइट? बिकॉज इफ वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग द रूट कॉज, हाउ विल वी गेट टू नो हाउ टू क्योर इट, हाउ टू रेमेडी इट। तभी हम कहते हैं ना कोरोना वायरस के टाइम पे या किसी भी पैंडेमिक के टाइम पे पेशेंट जीरो क्यों ढूंढते हैं, पेशेंट जीरो ढूंढते हैं ताकि रिलेट कर सके ये आखिरकार हुआ क्यों। अगर हमें हुआ क्यों, why did it happen, if we get to know how to get rid of it also, we can then arrive at that, right? So the same thing we have to look at here as well, right? Now that we've looked at the symptoms, the limitations that high command culture presents to inner party democracy and federalism, we can arrive at what are the reasons, right? What are the reasons for the lack of inner party democracy? अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहीं पे भी आप दे सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे पहले दे सकते हैं या आप इसको सिम्टम्स के बाद दे सकते हैं कि आखिरकार ये क्यों आया, राइट? बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट, इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको फ्लो में किस तरफ से लगता है। बट इंक्लूड जरूर कीजिए इन लिमिटेड लाइंस में कि रीजंस क्या है कि ये हाई कमांड कल्चर आखिरकार डेवलप हो पाया। हाई कमांड कल्चर तभी डेवलप हो पाया क्योंकि इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी, और इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी उसके हम रीजंस जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन शुड इंक्लूड वेज हो गए, सजेशंस हो गए, वेरियस रिफॉर्म्स जो रेकमेंड किए गए हैं कि किस तरह से ये जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है उसको इंकरेज किया जा सकता है। बिकॉज व्हेन द इनर पार्टी डेमोक्रेसी गोज अप,
ऑब्वियसली योर हाई कमांड कल्चर विल गो डाउन। ठीक है, तो ये जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। यहाँ पे जब आप सिम्टम्स की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप और कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात कर सकते हैं कि लार्जर जो फंक्शनिंग है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके लिए उस पर क्या इम्पैक्ट होता है इस हाई कमांड कल्चर का। राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपके एडिटोरियल्स बहुत आए हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। राइट, बिकॉज हाई कमांड कल्चर किस किस से आप रिलेट कर सकते हो? आप रिलेट कर सकते हो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से, राइट, आप रिलेट कर सकते हो सेंट्रलाइजेशन से, और एक ऑब्वियस चीज तो हम बात ही कर रहे हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट नहीं करती उससे। एंड इनके ऊपर न्यूमरस आर्टिकल्स हैं, आपको हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, ORF में, बहुत जगह जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे जुड़े जो कुछ स्कॉलर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्कॉलर्स लाइक मिलान वैष्णव हो गए, एक तो मैंने जिनका सबसे पहले नाम लिया था, एक घोष, राइट, क्रिस्टोफर जैफल-लॉट जो है इस पे लिखते हैं, जिलियन वर्नियर्स जो है वो भी इस पे लिखते हैं। राइट, सिमिलरली आपके लोक नीति से जुड़े जो प्रदीप छिब्बर हैं वो भी ऐसे टॉपिक्स पे लिखते हैं। आशुतोष वार्ष्णेय हो गए, वो भी इनके ऊपर लिखते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि ऐसे जो टॉपिक्स है ना उनसे जुड़े कुछ जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पब्लिक स्कॉलर्स हैं, मेंस आंसर राइटिंग से पहले ना आप इनके कुछ नाम लिख लीजिए कि अगर ये टॉपिक आता है तो ये उससे रिलेटेड स्कॉलर्स हैं, ताकि when that question arrives in the exam you can quickly think of a couple of scholars that जिनके नाम जो है आप आंसर में ड्रॉप कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस कि मैम हमें ना नाम नहीं याद होते, हमें मैम सूझता नहीं है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम किसका नाम लिखें। नाउ दिस इजंट समथिंग जो कि एक दिन में होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर प्रिपरेशन। तो जैसे जैसे आप एडिटोरियल्स पढ़ते जा रहे हैं आपने ये बहुत सारे नाम देखे होंगे, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप इनको रिलेट कर करके जो है लिख सकते हैं कि जब भी इस टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है इन लोगों ने तो पक्का कोई ना कोई कमेंट जरूर दिया होगा, तो आप इनकी जो नेम ड्रॉपिंग है वो वहां पे कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज माय वन हम्बल सजेशन, होपफुली आप इसको इनकलकेट कर पाएंगे। राइट, नाउ लेट्स लुक एट द आंसर। नाउ द आंसर इज वेरी वेरी डिटेल्ड। ठीक है, हाई कमांड कल्चर पे आए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी पे आए, हाउ टू इंप्रूव इनर पार्टी डेमोक्रेसी पे आए, अनाथमा टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द लैक ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आए। ठीक है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए, आप इस आंसर में से पॉइंट्स उठा के वहां पे कोट कर पाएंगे। ठीक है, सो यहां पे आपने सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं सीखनी, आप देख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं लॉट ऑफ मटेरियल ऑल्सो जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन वेरियस डायमेंशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Now, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था, that we will start by talking about what is high command culture. So what is high command culture? High command culture we say is a power structure in a political party जहां पे we usually mean that power or the decision making power rests in the hands of a very small group of people who can even be members of a single family. And यही जो small group है पूरी की पूरी decision making power जो है इन्हीं के पास होती है। अब ये जो हाई कमांड है बाय डिफॉल्ट मेनली बिकम्स द अनइलेक्टेड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो कि ऑफन अंडरमाइन करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इंट्रोडक्शन में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विद हाई कमांड कल्चर, हमने उसको ही यहां पे मेंशन कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम किस में रहते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं क्या, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की लाइफ एंड सोल कौन है, लाइफ एंड सोल है पॉलिटिकल पार्टी, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि इलेक्शन लड़ती हैं, एंड इलेक्शन लड़के लोकसभा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट्स जीत जाती है वो बनाती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक तरह से आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी दैट बिकम्स द लिंचपिन
of the entire electoral parliamentary democracy. राइट, सो व्हाट हैपेंस इज, अगर वही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ टॉप बॉसेस हैं जो कि हर चीज डिसाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से जब उनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी? उन्हीं पार्टी के टॉप बॉसेस के पास रहेगी, which happens to what? Which leads to the questioning and which leads to क्या? Threatening the autonomy of the elected representatives. Why does it threaten them? Because ultimate power तो पार्टी बॉस के हाथ में है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते ही हैं कि आखिरी बार क्यों बोला जाता है that मनमोहन सिंह was the silent PM, right? That is said because the party boss was Sonia Gandhi, right? And there was a constant this tussle of power which was going on between the head of the government and the head of the party, right? तो इसके कारण जो है they can often be a lot of problems and dilemmas जो कि present होके आ जाते हैं इंडिया के पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम में। Now how did the high command system evolve? इसकी evolution कैसे हुई? अब A.K. घोष कहते हैं that if we can talk about the inception, in fact पहले भी हम बोल सकते थे, पहले also there were a lot of पार्टी स्टॉलवर्ड्स, है ना। आखिरकार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर हमेशा ऐसे स्टॉलवर्ड्स रहे थे। तो आपके पास यू हैड द बिग द बिग पॉलिटिकल लीडर्स, लाइक पहली चीज तो नेहरू के हाथ में ही होती थी। नेहरू वाज दिस सुप्रीम कैरिज्मेटिक लीडर दैट इंडिया हैड। देन यू हैड पीपल लाइक राजेंद्र प्रसाद, यू हैड पीपल लाइक वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग तो हमेशा एग्जिस्ट करते थे जो कि कांग्रेस को डोमिनेट करते थे। बट तब क्यों नहीं बोलते हम हाई कमांड कल्चर होता था? तब हाई कमांड कल्चर नहीं था क्योंकि इतनी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं थी। इनफैक्ट आप इसको रिलेट कर सकते टू द फैक्ट दैट तब हम कांग्रेस को क्या बुलाते थे? एक अम्ब्रेला या रेनबो पार्टी जो है, हम इसको बुलाते थे। वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग वॉज बेस्ड ऑन कंसेंसस एंड accommodation. There might have been certain indications of high command culture in certain instances, but by and large, consensus and accommodation was the mainstay of the Congress party and the Indian political system then. However, धीरे धीरे as Nehru and other stalwarts of Congress die out or are replaced by Indira Gandhi coming in, major changes happen. And A.K. Ghosh point out करती हैं कि this major change can actually be seen through early 1970s. Now 1969 के अंदर होता है a major split wherein Indira Gandhi says to these existing Congress old men, the older gentlemen, that listen, I will not be your puppet and I am going to break away from you. So a split in Congress happens, followed by Indira Gandhi being seen as the supreme leader in India, especially after the 1971 India-Pakistan conflict and the making of बांग्लादेश। ठीक है, अब ये जो विक्ट्री आई थी उसके अंदर हम एक बहुत फेमस कोट है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। आपकी एनसीईआरटी में भी ये कोट हमें देखने को मिलता है दैट सच वाज द पावर दैट दिस वन कैरिज्मेटिक पॉलिटिकल लीडर वाज enjoying. So what happens is यहाँ से ये जो development of party high command culture वो develop होने लगता है, wherein Indira Gandhi and a small coterie of people, the closest people to her, along obviously her family, right, particularly जो कि पहले उनके संजय गांधी उनके बेटे होते थे, right, तो what happens is now these are the people who become her closest. तो एक तरह से उनकी एक अलग किचन कैबिनेट बन गई थी, right, कैबिनेट तो हटके बट इनकी खुद की एक स्मॉल कोटेरी थी जो कि एक्चुअल में डिसीजंस ले रहे थे, नॉट रियली हर कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। तो तब से ये जो है शुरू हुआ, आज भी कांग्रेस में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंटली वी से दैट डुवर्जर की हमने पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस में, हमने पॉलिटिकल थ्योरी में टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देखी हैं जहां पे वो बात करते हैं कार्डर बेस्ड पार्टीज की, मास बेस्ड पार्टीज की। अब हम कहते हैं कि इंडिया में ऐसी भी जो पार्टीज रही हैं, चाहे अब हम कार्डर बेस्ड पार्टीज देख ले, लाइक CPIM की बात कर ले, BJP की बात कर ले, हु यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड यू नो इन हैविंग अ लॉट ऑफ इंटर पार्टी डेमोक्रेसी। इनफैक्ट BJP भी यही कहता है कि हमारे शाखाओं से जो है कितने लीडर्स असेंड करके आए हैं, बिकॉज वी हैड ग्रेट थ्राइविंग इन अ पार्टी डेमोक्रेसी, राइट। सिमिलरली अगर हम TMC की बात करें, विच स्टार्टेड एज अ मास मूवमेंट बेस्ड पार्टी एज वेल, राइट, दिस वाज वेयर ममता बनर्जी एंड TMC रियली गॉट देयर पॉपुलैरिटी फ्रॉम, राइट। जब वेस्ट बंगाल के अंदर टाटा प्लांट के अगेंस्ट, सो मेनी प्लांट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे अलॉन्ग विद पीपल। नाउ इवन दिस कार्डर बेस्ड एंड मास बेस्ड पार्टी जो डुवर्जर का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हमने उसको रिलेट कर दिया थ्योरी से भी। Now even these
दीज पार्टीज जो है आर फॉलिंग टू दिस ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ हाई कमांड कल्चर। ठीक है, कि ये भी जो है पार्टीज आर नॉट इम्यून टू इट, बट अब हमें हाई कमांड कल्चर जहां पे एक कैरिज्मेटिक लीडर एंड उनका जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर मेकिंग ऑल द डिसीजंस, वेदर इट्स विद रिगार्ड टू नेशनल पार्टी या फिर उनके जो स्टेट यूनिट्स हैं, यही कुछ लोग जो है सारे डिसीजंस ले रहे हैं, वो अब हमें इन पार्टीज में भी देखने को मिलता है। तो सिर्फ डायनेस्टिक पार्टीज ही नहीं, बल्कि जो नॉन डायनेस्टिक पार्टीज हैं, दे आर ऑल्सो नॉट इम्यून टू हाई कमांड कल्चर इन इंडिया। राइट, नाउ लेट्स लुक एट द सिम्टम्स। अगेन जैसे कि मैंने बोला था, इट्स अप टू यू। अगर आपने रीजंस पहले एक्सप्लोर करने, आप पहले रीजंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, रीजंस फॉर द लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड रीजंस व्हाई हाई कमांड कल्चर इज एबल टू फॉस्टर, या फिर आप पहले सिम्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं एंड लेटर मूव टू रीजंस। राइट, सो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. Now, what are the threats and what are the limitations or hurdles that we see cropping up due to this lack of inner party democracy or the existence of high command culture? अब हम कहते हैं कि देखिए हाई कमांड कल्चर की जरूरत क्यों पड़ी थी? जरूरत पड़ी थी बिकॉज वी अंडरस्टैंड, जैसे कि हमने बोला तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सबसे बड़ा एक क्या था, ग्रैनविल ऑस्टिन भी बोलते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन भी बोलते हैं क्योंकि एक नेसेंट डेमोक्रेसी थी, इंडिया पार्टीशन विटनेस कर चुकी थी, सो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी वाज द प्राइम मूविंग फोकस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया। नाउ यही चीज, यही सेम टेंडेंसी जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखने को मिलती है, जहां पे स्टेट पॉलिटिक्स जो है अगर इतनी डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म दोनों की बात कर रहे हैं, तो स्टेट पार्टीज बहुत ज्यादा डाइवर्स है, स्टेट एंड रीजन्स की डिमांड्स बहुत डाइवर्स है, सो देयर आर ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो स्टेट यूनिट्स के बीच में हो, डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस के बीच में हो, टसल्स हो ओवर किसके इंटरेस्ट की बात आप सुनते हैं, किसकी बात नहीं सुनते हैं, है ना। अब ये भी हो सकता है कि अब आपके दोनों, आपकी जो स्टेट्स हो उनके अंदर आप ही हो इन पावर, राइट, दोनों से फॉर एग्जांपल कांग्रेस रूल्ड हो या दोनों जो है बीजेपी रूल्ड हो, पर उनके बीच में एक रिवर को लेके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टूट जाए। अब रिवर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गई एंड कोई नेशनल पार्टी की बात नहीं सुन रहा एंड स्टेट लीडर्स आपस में भिड़ी जा रहे हैं, तो पार्टी का तो कंप्लीट लॉस हो गया, वहां पे बिल्कुल भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट, बिल्कुल भी कोऑपरेशन किसी भी तरह से उनके अंदर एनविसेज नहीं कर पा रहे, इवन दो बोथ द गवर्नमेंट्स बिलोंग टू द सेम पार्टी, राइट। तो इस तरह की टसल जो है अवॉइड हो सके एंड सम फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पुश्ड फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज हो सके, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी दैट देयर शुड बी सम डिग्री ऑफ हायरार्किकल कंट्रोल ऑफ द नेशनल लीडरशिप, ताकि पार्टी यूनाइटेड रह सके, दोनों ही नेशनल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी। हाउएवर ये जो डेवलपमेंट ऑफ हाई कमांड कल्चर हुआ है, जिसके कारण एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो गई है, इट हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स लाइक, सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट लेवल पार्टी यूनिट्स की। नाउ दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू फेडरलिज्म। कॉन्टेक्स्ट समझिए और फिर आंसर लिखिए। ये जो हाई कमांड कल्चर है, हम कहते हैं ये सप्रेस करता है किसको? ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट लेवल पार्टी यूनिट्स को। दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो, हर स्टेट के अंदर जो उनके पार्टी की यूनिट्स हैं, उनके लीडर्स होते हैं जो कि उस पूरे स्टेट के अंदर जो पार्टी है उसकी फंक्शनिंग है, जो कैंपेनिंग होती है, सब कुछ वो देखते हैं, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर इज एक्सेसिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल लीडरशिप, ये जो स्टेट लेवल पार्टी यूनिट्स है इनके पास बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं बचती, एट द एंड ऑफ फंक्शनिंग एट द विम्स ऑफ द नेशनल पार्टी लीडरशिप। साथ ही में इसके कारण क्या होता है कि जो पार्टी हाई कमांड होती है उनका एक डिस्प्रपोर्शनेटली मच लार्जर से हो जाता है इन सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, एंड जो बेचारे स्टेट लेजिस्लेटर्स होते हैं हु आर एक्चुअली हु हैव बीन इलेक्टेड एंड हु रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट, उनकी कोई सुन नहीं रहा होता, जिसके कारण जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ही क्वेश्चन होने लगता है। अब हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रीसेंट कांग्रेस का एग्जाम्पल लें, से पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, वी कैन से दैट मे बी द पीपल ऑफ पंजाब वोटेड ऑल्सो फॉर द चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, कीपिंग इन माइंड के से अमरिंदर सिंह जो है हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सो इलेक्टर्स का एक वो माइंडसेट भी हो सकता है। नाउ सडनली व्हेन द नेशनल पार्टी लीडरशिप डिसाइड्स टू चेंज दैट इज क्वेश्चनिंग ऑफ द मैंडेट ऑल्सो, है ना, कि आपने दोबारा लोगों से तो नहीं पूछा, ना ही लेजिस्लेटर्स से पूछा जो कि लोगों की विल रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या हम ये कर दें, बट नहीं, नेशनल लीडरशिप ने पुश किया तो वो आपने चेंज कर दिया। और सिमिलर चीज जो है बीजेपी रूल स्टेट्स में भी कई जगह देखी
गई है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर सकते हैं हरियाणा के अंदर खट्टर रियली वाजंट अ पॉपुलर फेस, बट ही वाज समवन हु वाज सिलेक्टेड बाय हु द नेशनल लीडरशिप। तो वो जो है चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की तरह जो है आगे प्रेजेंट किए गए, इवन दो हरियाणा के अंदर जो इलेक्टोरल गेन्स है बीजेपी के वो उतने ज्यादा कोई स्ट्राइकिंग नहीं रहे हैं आफ्टर खट्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एज द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, एंड इवन आफ्टर अ टर्म, जो सेकंड टर्म के बारे में भी ड्यूरिंग भी जो है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जो है कोई खास नहीं रही थी। तो इसके कारण जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो जाता है जहां पे लोगों की से जो कि लेजिस्लेटर्स दर्शाते हैं, दैट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट with often what the national party leadership is saying, and often that is what reigns supreme rather than what the legislators want to choose as the leader of their party and therefore put in as the chief ministerial candidate। उसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। Another major issue is meddling in cabinet formulation. So ना ही सिर्फ चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेचर तक बल्कि हाई कमांड्स ऑल्सो एंड अप इंटरफेयरिंग इन कि कैबिनेट के अंदर कौन होगा, राइट, कौन सी मिनिस्टीरियल बर्थ किसको मिलेगी, राइट, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है फंक्शन कर रही हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टेट्स के लेवल पे जो ऑटोनॉमी इंजॉय करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर्स को, स्टेट लीडरशिप को, उन सब के अंदर जो है ये मेडल करने लग जाते हैं, लीडिंग टू के जो फेडरल यूनिट्स के पास ऑटोनॉमस फंक्शनिंग का एरिया होना चाहिए दैट इज फर्दर इरोडेड। देन देयर इज अ टाइट ग्रिप ऑन द स्टेट पार्टी लीडरशिप एज वेल। Who becomes the leader of the political party is also determined by who? By the national leadership. Again, पंजाब क्योंकि आपके सामने होता गया है तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। The entire पूरा जो एक तरह से रक्कस आया because of, right, one person who was chosen by the national party leadership of Congress, right। तो ये सारे इशू जो हैं आते रहते हैं, right। तो घोष आर्ग्यू करते हैं कि ये एक तरह से also reflects the insecurity of political leadership. Why? Because they are also very scared of having very regional very popular regional leaders जो कि शायद उनको threaten कर पाए से एट द नेशनल लेवल ऑल्सो। तो से राजस्थान के अंदर भी अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का एक जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो भी ऐसे एक इंस्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। देन इसी से जुड़ा है एक और बहुत मेजर इशू दैट इज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पार्टी फाइनेंसेस, कि अब जो हाई कमांड है ये डिसीजंस लेती है, इसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर पार्टीज फाइनेंसेस इंक्लूडिंग रिसोर्सेज जो कि स्टेट लेवल यूनिट से निकल के आते हैं। सो देयरफॉर द नेशनल पार्टी लीडरशिप ऑलवेज हैज एन अपर हैंड इन डिसाइडिंग कि ये स्कार्स रिसोर्सेज जो है कहाँ पे यूज होंगे, कौन सी कैंपेनिंग में यूज होंगे, विच कैन ऑफन चेंज फॉर्च्यून्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड वहां के जो पार्टी यूनिट्स है उनके। Then another major issue is that of defection and the high command, basically the freedom of legislators voting and deciding in different legislatures। अब क्योंकि इतनी centralized functioning हो गई of political parties and जो बहुत ही ज़्यादा stringent anti defection law आ गया है 1985 में से, वहाँ पे क्या हो गया है कि आपको अपनी जो पार्टी whip है उसकी बात माननी पड़ती है। तो चाहे ये विप की कमांड आपके पार्लियामेंट में आए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स में आए, जिसके कारण जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं विच ऑफन इन अ वे डिनोट द चॉइसेस ऑफ द मासेस, जिन्होंने उनको सिलेक्ट करके भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है, ये ऑफन उसके अगेंस्ट चले जाते हैं बिकॉज दे कांट गो अगेंस्ट द नेशनल पार्टी लीडरशिप एंड व्हाट द विप इज सेइंग। ठीक है, तो ये एक और मेजर चैलेंज हो जाता है फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इन इंडिया, राइट। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, विप ने बोल दिया कि आपने ऐसे ही वोट करना है, तो कई बार बेचारे स्टेट लेजिस्लेटर्स भी ऐसे डिसीजन नहीं लेते जो कि टेक्निकली उनके स्टेट को बेनिफिट कर सकता है, बट क्योंकि नेशनल लीडरशिप ने मना कर दिया है तो वो नहीं लेते हैं। देन ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज वेल। एडीआर की बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो कि बताती है कि किस तरह से सेंट्रलाइज फंक्शनिंग के कारण जो वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत ही एम्बिगुअस हो जाती है, राइट। देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देयर, राइट। कभी कभी जब वो इलेक्शंस कराते भी हैं, बहुत ही सेरेमोनियल रबर स्टैंप वाले इलेक्शंस होते हैं, हर किसी को पता होता है कौन पार्टी प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट होगा, एंड अगर जो सेंट्रलाइज ग्रुप है वो
they are not in agreement with the decision, पार्टी एंड उसकी फंक्शनिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. एंड इसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी टिकट्स होती है वो भी बहुत ज्यादा स्क्यू हो जाती है, बिकॉज इट इज द नेशनल लीडरशिप ओनली डिसाइडिंग. एंड उनको क्या होता है, उनको चाहिए विनेबिलिटी. तो विनेबिलिटी कहां से आती है? बाय गिविंग टिकट्स टू सोशल एंड फाइनेंशियल एलिट्स. सोशल एलिट्स जो कि मेनली से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आते हैं, डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं. तो जिलियन वर्नीज एंड जैफर लॉर्ड दोनों की ये स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पे आया था, राइट. क्यों इतने एमपीज डायनेस्ट थे, राइट, इन इंडियन एक्सप्रेस. यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट. एंड देन ऑब्वियसली फाइनेंशियल एलिट्स, राइट. ये मिलान वैष्णव देते हैं कि जिनके पास मनी पावर है एंड जो स्पेंड कर सकते हैं ऑन कैंपेनिंग, टिकट उनको दी जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑल्सो एंड अप कमिंग फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड्स. तो रादर देन बीइंग इंक्लूसिव बहुत ही एक्सक्लूजनरी हो जाता है, राइट. सोशल, फॉर एग्जांपल सोशल एलीट में आपके अपर कास्ट भी आ जाते हैं. तो कास्ट बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर चूजिंग ऑफ people who will fight on party tickets rather than their credibility and their skills. ठीक है. अब क्या और कॉन्सिक्वेंसेज है जिनको हम देख सकते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली इट कैन लीड टू इंटरनल डिसग्रंटलमेंट एंड ब्रेकअवेज बाय एम्बिशियस लीडर्स, राइट. इनफैक्ट हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज जो कि देखी जाए इंडिया के अंदर, उनकी एमर्जेंस हैड बीन इन सम वे और द अदर रिलेटेड टू डिसग्रंटलमेंट with what was then the dominant party of India, that is Congress. तो अगर हम शरद पवार को देखें, ममता बनर्जी को देखें, मोस्टली इनका जो है एक इमर्जेंस हुआ था बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द अकोमोडेशन इन द कांग्रेस पार्टी. ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंटली जब एस्पिरेशंस नहीं इंक्लूड हो पाती, दे ब्रेक अवे एंड टेंड टू फॉर्म देयर ओन पार्टी और कॉन्टेस्ट अगेंस्ट द रेनिंग पार्टी. ठीक है. सिमिलर केस जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान भी देखा गया था कि जब जो इंटरमीडिएट कास्ट थी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जिन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट उठाया था, जब कांग्रेस उनको अकोमोडेट नहीं कर पाई, यू हैड ब्रेक अवे लीडर्स लाइक चौधरी चरण सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ये सब जो है कांग्रेस से छूट के चले गए थे. Another major consequence जो कि हो सकता है is sometimes the parties end up damaging their own political prospects. In fact, a lot of scholars believe this is what has led to the demise of Congress also today. They say rather than listening to what the grassroots are saying, you are surrounded by sycophants, you are surrounded by yes men जो कि continuously just keep feeding you what you want to hear. So because you lose touch with reality, what happens is that you stop winning elections as well. साथ ही में another major consequence is that political parties often end up losing talented mass based leaders also, right. Why? Because वो अपनी internal political dissent को चुप कराना चाहते हैं, या फिर उनकी खुद की political security insecurities है कि कहीं ये जो है हमसे भी बड़ा लीडर ना बन जाए. ठीक है. तो इसके कारण जो है वो talented leaders भी खो देते हैं. Now we come to that, why is it that there is so much a lack of inner party democracy which has led to the fostering of the high command culture in Indian political parties. Now विवेक मिश्रा आर्ग्यू करते हैं कि सबसे पहले तो इंडियन जो political parties है बहुत ही institutionally weak है. In fact, प्रदीप छिब्बर बात करते हैं that most of the political parties in India, rather than being power dispersed parties जहाँ पे बहुत ही decentralized है, हर mass level पे जो है leaders हैं, बहुत ही patronage based parties है. patronage मतलब एक charismatic leader आ गया and उस एक charismatic leader की जो है पेट्रनेज पे पूरी की पूरी पार्टी डिपेंडेंट हो जाती है. वही लीडर फंड्स पुल कर रहा है, वही लीडर मास पुल कर रहा है. तो ये बन जाती हैं क्या? पेट्रनेज बेस्ड पार्टीज, जिनके कारण हाई कमांड कल्चर भी फॉस्टर होता है. Another major reason why high command culture has been able to develop in India is also due to the loopholes and vacuum in constitutional and other legal provisions. तो कोई भी explicit provision नहीं है, ना ही Indian Constitution में है, ना ही किसी और statute like RPA में है, जो कि strict guidelines दे with respect to regulating the conduct and inner party elections with respect to political parties in India. सिर्फ एक section 29A exist करता है in the Representation of the People Act of 1951, right? जिसके अंदर मैंडेट किया गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रजिस्टर करवाएंगी अपने आप को विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कोई पावर नहीं सौंपी गई है कि वो किस तरह से रेगुलेट करे पॉलिटिकल पार्टीज को. अगर वो रेगुलर इलेक्शंस नहीं करा रहे तो क्या वो उसको डी रजिस्टर कर सकते हैं?
कोई पावर जो है इस तरह की सौंपी नहीं गई है, राइट। इनफैक्ट 2002 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकता अगेंस्ट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो वायलेट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी। सो इट लिटरली लीव्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावरलेस व्हेन इट कम्स टू एनी इंकरेजमेंट और कीपिंग अ चेक ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडिया, राइट। तो अब हमने देख लिया क्या इश्यूज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या लार्जर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या रीजंस हैं। नाउ वी मूव टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द आंसर दैट हाउ डू वी डील विद दिस, हाउ डू वी मेक द सिचुएशन बेटर, ठीक है। तो किसी भी आंसर के अंदर एक बहुत ही अच्छी एंडिंग हो सकती है बाय सजेस्टिंग रिफॉर्म्स, बिकॉज आखिरकार अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं यू विल ऑब्वियसली फेस एवरीडे प्रॉब्लम्स, तो आपने सिर्फ वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करनी है, यू ऑल्सो हैव टू हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट दैट हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही हम डील करेंगे विद वे फॉरवर्ड, right? Now here we can quote a lot of reports, a lot of committees, right? So we understand that there is a large amount of political inaction. Why? Because आखिरकार क्या हो रहा है? It is the very people who hold power who are required to also keep a check on their power. ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई अपनी पावर को तो लिमिट करने की कोशिश नहीं करेगा. सो येस देयर इज पॉलिटिकल इनएक्शन, बट देयर आर spate of recommendations that have come from a number of government appointed committees. तो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं दिनेश गोस्वामी कमिटी को, तारकुंडे कमिटी को, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी को, all of which have recommended कि आप ट्रांसपेरेंट वर्किंग लाइए पॉलिटिकल पार्टीज की इंडिया में. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आर द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद इंटेग्रिटी कंडक्ट करना चाहते हैं, आप जरूरी है इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी मेंटेन कीजिए इंडिया में. आप ब्रीफली इन तीनों कमिटी की जो रिकमेंडेशंस भी है उनकी समरीज पढ़ सकते हैं. कहीं पे भी अगर आप समरी लिख के टाइप करेंगे आपको आराम से ये मिल जाएगी. देन 1999 की लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है उन्होंने भी स्ट्रांगली रेकमेंड किया था दैट यू प्लीज इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उन पे नजर बना के रखा जा सके एंड उसकी जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करके रखा जा सके, ताकि जो टॉप लीडरशिप है वो ग्रास रूट से उठ के आए एंड उसके अंदर भी चर्निंग रेगुलरली हो सके थ्रू इनर पार्टी इलेक्शंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2011 में इनफैक्ट एक ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स जो है बिल सबमिट किया गया था टू द लॉ मिनिस्ट्री, जिसने एनविसेज किया था कि आप एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बना दीजिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जिसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे बाय मेंबर्स ऑफ लोकल कमिटीज ऑफ स्टेट यूनिट्स, जो खुद देमसेल्व्स ये जो है इलेक्ट करेंगे ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पार्टी को फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स. कोई नॉमिनेशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, स्ट्रिक्ट इलेक्शन बेस्ड जो है मैकेनिज्म होगा टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. Right, very importantly you can also quote examples that even though 2013 में CIC ने रूल किया था कि political parties जो है should fall under RTI, right, political parties have never heeded to that. Government ने जो है बोला है political parties are not public authorities, तो इनका कोई लेना देना नहीं है RTI के साथ, and political parties continue to work in a very non-transparent manner with abject lack of accountability leading to lack of inner party democracy and therefore the thriving of high command culture in them also. Right, in conclusion we can write कि इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है ना, फेडरल पॉलिटी तो है ही है, हम है, हमारे फेडरलिज्म फेडरल मॉडल पे काम करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट यूनिट्स हैं एंड हमारी जो है एक नेशनल गवर्नमेंट है, राइट. स्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की हुई है शेड्यूल 7 ने, राइट. सो अब वेरी इंपॉर्टेंटली ना ही हम सिर्फ एक फेडरल पॉलिटी है, हम एक बहुत ही फेडरल नेशन है जहाँ पे हर रीजन की डाइवर्स नीड्स है, डाइवर्स डिमांड्स है. देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शनिंग ऑल्सो हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्फेयर की जरूरत है, जहाँ पे विद देयर ओन जो उनकी पेक्युलैरिटीज है, रीजनल स्टेट लेवल पेक्युलैरिटीज हैं, उनको फॉस्टर करने के लिए हमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है. तो अगर ये फॉस्टर हो पाएगी, हमारी फेडरल पॉलिटी भी सक्सेसफुल रहेगी, हमारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग बेटर हो पाएगी एंड हमारी इलेक्टोरल फंक्शनिंग जो है उसको भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेटर इंगेज
कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को एन्यूमरेट करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आप याद रख पाएंगे स्कॉलर्स का नाम इन वेरियस पॉइंट्स को, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर द आंसर टुडे। ठीक है, तो इस पे नजर बनाए रखिए, इस आंसर को दोबारा पढ़िए, पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उन स्कॉलर्स का आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, और इसको कंटिन्यूसली आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इन इंफॉर्मेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। अगर आप आंसर राइटिंग या टेस्ट देना चाहते हैं, देन अगेन ऑल द डिटेल्स कैन बी एक्सेस्ड वाया दिस नंबर। आप कॉल कीजिए एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टीम विल help you with it, right? So this is all for today. Thank you. Keep watching Sleepy Classes and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Very importantly, we are also present on Twitter and Instagram. You can also follow us there for very, very important news and all the updates that we keep giving you from our social media accounts, right? Thank you and see you in the next lecture.